हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, ये हमको आना चाहिए। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस है एक कंडक्टर का या एक वायर का किन किन बातों पे डिपेंड करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए, माना कि ये आपके पास एक वायर है। ठीक ना। तो इस वायर में कुछ रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस मतलब वही रुकावट। तो ये किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? पहली चीज जो इस बात पे डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टिंग वायर है इसका लेंथ कितना है। एक कंडक्टिंग वायर है, इसका लेंथ कितना है, इस बात पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर लेंथ छोटा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ और बड़ा करेंगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, लेंथ और बड़ा करेंगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। दैट मीन्स क्या है, जो रेजिस्टेंस है आप गिवन कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स लेंथ। ठीक है। जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक ना। तो इसकी लेंथ पे डिपेंडेंसी है। ठीक है। दूसरा चीज बात करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, या उसी को बोलेंगे थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर की बात करेंगे या थिकनेस ऑफ द कंडक्टर की बात करेंगे। ठीक है ना। तो अगर तार बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक ना, यानी उससे ज़्यादा थिकनेस का, ज़्यादा मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर तार पतला है, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इस तरह से हम बात की जाती है। देखेंगे, द रेजिस्टेंस है ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान दीजिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला गया है। यानी जो रेजिस्टेंस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है। ठीक ना। तो जो तार है इसका जो रेजिस्टेंस है इसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसकी थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अगर दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर दें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आपको पता है कोई ना कोई कांस्टेंट लगाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाएंगे कुछ इस टाइप का बनाएंगे, इसको पढ़ते हैं रो। क्या पढ़ते हैं, रो। ठीक ना। रो क्या है, एक कांस्टेंट है, और एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है मटेरियल डिपेंडेंस कांस्टेंट, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ये जो रो है किस बात पे डिपेंड करेगा, मटेरियल। ये तार किस मटेरियल का बना, कॉपर का है, सिल्वर का है, एल्युमिनियम का है, नाइक्रोम है, कंस्टेंटन है, मैग्नीन है किसका, इस बात पे डिपेंड करेगा रो। रो को बोला गया रेजिस्टिविटी। देखिए लिखा गया है रो क्या है, इज ए कांस्टेंट। रो एक कांस्टेंट है नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ the material of the conductor, known as the resistivity of the material of the conductor। इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना। चलिए, इस तरह से हमारा है तो R बराबर रो एल बटा E, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। R बराबर रो एल अपॉन ए। R इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक ना। रो क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, दैट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और कैसी लेंथ है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। जैसे मान लीजिए इधर है, इधर से अगर करंट जा रहा है तो लेंथ ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक ना। और ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिधर करंट फ्लो होती है उसके परपेंडिकुलर की एरिया को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे माना ये आपके पास एक कंडक्टर होता है, ठीक ना, एक कंडक्टर है, अगर देखिए ऐसे करंट आ रही है इधर से, ऐसे इसमें घुस जाए करंट, ठीक है, तो ये वाली जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर की एरिया है उसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसको बोला जाता है एरिया क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर करंट ऐसे घुस रही है ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और करंट ऐसे घुसे और ऐसे जा रही है कंडक्टर में, करंट ऐसे मान लीजिए ऐसे
जा रही है, ये क्या हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। करंट ऐसे नीचे से आई ऐसे जा रही थी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, और करंट ऐसे घुसी है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर हो गया। और वो क्या है, ये मटेरियल किस मटेरियल का बना है, ये वायर जो हमारे पास है किस मटेरियल का बना है, ऐसा हमारे पास डिपेंडेंसी है। ठीक है, अगला अगर बात किया जाए तो डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे हम लोग डिपेंडेंसी की बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम कंडक्टर की बात करेंगे, कभी आप 12th में जाएंगे तो सेमी कंडक्टर की भी बात किया जाएगा, इसका फार्मूला भी डिराइव किया जाएगा। 10 के लेवल पे बस एक लाइन जान लीजिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है। कोई कंडक्टर है, इसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस और साथ ही साथ रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ेगा। ठीक है ना, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। इस तरह से हमारा बात है। ठीक है ना, इतना आपके लिए सफिशियंट है, अदरवाइज इसका फार्मूला भी लिखा जा सकता है लेकिन वो 12 के लेवल में हो जाएगा। ठीक है ना, अभी उतना ही पढ़िए। देखिए अब हमारे पास जो ये वर्ड था रो, इसी के बारे में डीप एनालिसिस करना है। रो को बोला गया है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डीप में जा देखते हैं क्या। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, रो लिखना चाहिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए इधर, तो हो जाएगा आर ए, क्या हो जाएगा आर ए, और यह नीचे आ जाएगा। तो रो को आप इस तरह से लिख सकते हैं, रो इक्वल टू आर ए अपान एल, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, रो बराबर आर ए अपान एल यहाँ से। ठीक है ना, तो जो रजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रू बराबर आर ए अपान एल। अब ध्यान से देखिए, माना एक तार हमने लिया जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन समझ ही रहे होंगे, आइए जो एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ये 1 मीटर स्क्वायर हो जाए एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, और इसका लेंथ 1 मीटर हो जाए, अगर इसका लेंथ 1 मीटर हो जाए तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टिविटी दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, एरिया की जगह 1 मीटर स्क्वायर रख दीजिए, लेंथ की जगह 1 मीटर रख दीजिए, तो रो बराबर आर आ जाएगा। देखिए 1 रखेंगे तो रो बराबर क्या आ गया, आर आ गया, है नहीं। यानी कि अगर एक हमारे पास ऐसा तार है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसका लेंथ 1 मीटर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा, जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, न्यूमेरिकली, इसको बोले न्यूमेरिकली बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग लिखते हैं। देखिए डिफिनेशन इसका कैसा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, जो रेजिस्टिविटी है एक सब्सटेंस का, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड। रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस जो रॉड का उसके बराबर है। ध्यान से पढ़ेंगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, is numerically equal to the resistance of a rod। जैसे रॉड लीजिए, ठीक है, या वायर लीजिए, रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज, जो कि 1 मीटर लॉन्ग हो, 1 मीटर लॉन्ग हो एंड 1 मीटर स्क्वायर इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया हो। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, तो उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, बहुत बार आया है, रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है ना, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ रॉड, ठीक है ना, of that substance which is 1 meter long and 1 meter square in the cross section। अब बात कर रहे होंगे हम लोग रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी के बारे में। जो रेजिस्टिविटी है, हमने बात किया कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एक तार किस मटेरियल का बना है, बस इसी पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, इसके लेंथ पे नहीं डिपेंड करेगी। इतना से काटेंगे तब वो रेजिस्टिविटी उतना आएगा, इतना काटेंगे तब वो रेजिस्टिविटी उतना आएगा। रेजिस्टिविटी जो है लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, नहीं करती है रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड। इसको गांठ बांध लीजिए दिमाग में, ठीक है ना। Resistivity of a substance does not depend on its length and thickness। thickness मतलब cross sectional area। It depends only on the nature of the substance। यानी nature of the substance, substance का nature कैसा है, ये सब्सटेंस कंडक्टर है, इंसुलेटर है, रजिस्टर है, कौन सा सब्सटेंस है, कौन से मटेरियल का बना है तार, इसके नेचर पे डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, द रेजिस्टिविटी
ऑफ अ सब्सटेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी मटेरियल पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है। सो वी कैन यूज द रजिस्टिविटी टू कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम रजिस्टिविटी का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, आप यहीं से दोनों दो तार दीजिए, उनका लेंथ बराबर ले लीजिए, एरिया भी बराबर ले लीजिए, ठीक है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगा, है ना। जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। कंपेयर हो गया, नहीं हो गया? अलग अलग मटेरियल का आप तार लीजिए, लेंथ बराबर रख लीजिए, एरिया भी बराबर लिख लीजिए। जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इस तरह से आप कंपेयर कर पाएंगे, है नहीं है। साथ ही साथ देखिए, जो रेजिस्टिविटी है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है नहीं। अगर आप माना टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर कंडक्टर है तब, हम अभी सेमी कंडक्टर का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस कंडक्टर की बात कर रहे हैं इस लेवल पे, ठीक है। अब देखिए, ये जो रेजिस्टिविटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर तो है नहीं, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये भी स्केलर था। अब देखिए, रेजिस्टिविटी का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप यूनिट लिखिए। देखिए, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है? ओम। आपको पता होगा इसका यूनिट है ओम। ये क्या लिखा गया? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना। ये नीचे लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ये हो जाएगा अपॉन मीटर, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो रहा है और जो इसका यूनिट बन के आ रहा है ओम मीटर आ रहा है। क्या आ रहा है? ओम मीटर। ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट ओम इंटू मीटर होता है। इस चीज को भी आप अच्छे से एकदम ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना। रटना नहीं है, बस समझना है, मान के चलिए, है नहीं है। ये है आपके पास ओम, ये है मीटर स्क्वायर, ये है मीटर। तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, 1 मीटर 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? ओम इंटू मीटर, यानी रेजिस्टिविटी का जो यूनिट हो गया ओम इंटू मीटर हो गया। इस तरह से हम लोग बात करें। हमने अभी तक रेजिस्टेंस की बात कर ली है और रेजिस्टिविटी की बात कर ली है, उसका फार्मूला भी लिखा हमने। आपको फार्मूला अगर याद हो तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आर बराबर है रो एल अपॉन ए। इस तरह से है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर आप यहाँ से रो लिखना चाहें तो रो बराबर भी लिख सकते हैं, हो जाएगा आपके पास आर ए अपॉन एल। इस तरह से लिखा जा सकता है नहीं है। अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो आर ए अपॉन एल को रो लिखा जा सकता है नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं इस रेजिस्टिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है, रेजिस्टिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है। आप भी सोचिए, रेजिस्टिविटी है नहीं है किसी भी मटेरियल का, अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, ठीक है, आर बराबर रो एल बटाई है, आर बराबर रो एल बटाई है नहीं है। अगर मान लीजिए कोई तार है, लेंथ उसका कुछ होगा, एरिया होगा, रेजिस्टिविटी, अगर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ दिख रहा है जो रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है नहीं। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा, किसी भी मटेरियल में अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, और रेजिस्टेंस मतलब रुकावट ज़्यादा, और अगर रुकावट ज़्यादा तो उसमें करंट कम फ्लो होगा। ओम्स लॉ से आप देख लीजिए, माना कि V बराबर आपके पास ओम्स लॉ क्या था? I इंटू आर था, I इंटू आर था। अगर इस वाली इक्वेशन से आप I लिखना चाहें, यहाँ लिख दे रहे हैं I बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? I लिखना चाहें तो हो जाएगा V अपॉन आर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा I इक्वल टू V अपॉन आर। यहाँ लिखे, यहाँ यहीं पर दिखेगा कहीं शायद, यहाँ पर लिखे I बराबर V अपॉन आर। ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, पहले देखिए ओम्स लॉ से V बराबर आई आर, तो अगर आई लिखना चाहिए तो V अपॉन आर। देखिए इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा। अगर आप कोई मटेरियल ऐसा सेलेक्ट किए जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा, अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा कि नहीं, पहली बात। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम। अगर कांस्टेंट वोल्टेज पे अप्लाई करें, वोल्टेज सेम है, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा कह दिया आपने तो करंट क्या होगा? कम बहने लगेगा, है नहीं। यानी इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम कम करंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कम करंट बहे, तो क्या करिए? एक ऐसा मटेरियल यूज करिए जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो। और अगर हम करंट कम चाहते हैं तो हम एक ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो। अगर आपका मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा,
है नहीं? रजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, रजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस कम, है नहीं? तो अगर आपने एक ऐसा मटेरियल सेलेक्ट किया जिसका रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम हो जाएगी। अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट रखा है आपने तो, ठीक ना, तो अगर किसी भी सर्किट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम कम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा वायर यूज करेंगे जिसका रजिस्टिविटी ज़्यादा हो, ठीक ना। इस तरह से इसका इंपॉर्टेंस है। हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे। ये गुड कंडक्टर, अगर गुड कंडक्टर अच्छा कंडक्टर है, आप इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव लो रजिस्टिविटी। अगर गुड कंडक्टर है तो उसका रजिस्टिविटी लो होना चाहिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर रजिस्टिविटी लो तो रेजिस्टेंस लो, रेजिस्टेंस लो तो करंट अच्छा खासा अच्छा करंट बहेगा, तब हम गुड कंडक्टर कहेंगे, हाँ है नहीं? अगर करंट अच्छे से फ्लो करेगा तब हम गुड कंडक्टर बोलेंगे, है नहीं है? तो देखिए, अगर उसका रजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस कम, है नहीं? और रेजिस्टेंस अगर कम है नहीं तो रेजिस्टेंस कम तो करंट का होगा, करंट ज़्यादा बहेगा, करंट ज़्यादा बहेगा तो क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर हो जाएगा, है नहीं? एंड ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर पुअर कंडक्टर है मीन इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, है नहीं? या रजिस्टर की बात कर रही है नहीं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है शुड हैव ए हाई रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा रख दीजिए। तो देखिए रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गया, अगर इंसुलेटर की बात करें रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, है नहीं? रजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा तो रुकावट बहुत ज़्यादा, और अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो करंट बहेगा का भैया? करंट नेग्लिजिबली स्मॉल आएगा, करंट बहुत कम आएगा। तो क्या हो जाएगा? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। भैया दोनों इक्वेशन बहुत काम के हैं। इट ओम्स लॉ, एक है रजिस्टिविटी वाला फार्मूला, रेजिस्टेंस वाला, R बराबर रो एल बटा E, है नहीं? ये दोनों लाइन आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इन्हीं से लिंक करिए, समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, अगर एलॉय सेलेक्ट करेंगे R मच मोर हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल, अगर आप प्योर मेटल यूज कर रहे हैं और एलॉय यूज कर रहे हैं तो एलॉय का क्या होता है? जो रजिस्टिविटी होता है मच मोर हायर देन प्योर मेटल। अगर प्योर मेटल लिए हैं और एलॉय लिए हैं उसी का, तो एलॉय का जो रजिस्टिविटी रहेगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एलॉय का जो रजिस्टिविटी हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप भी सोचिए, एलॉय का रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा, और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो करंट बहुत कम, तो करंट क्या होगा? बहुत कम फ्लो होगा, है ना? तो करंट क्या होगा? बहुत कम फ्लो होगा, ठीक ना? यही चीज इसमें लिखा गया है, ठीक ना। आगे बात करते हैं। इट इज ड्यू टू दियर हाई रजिस्टिविटी, अगर इट इज ड्यू टू दियर हाई रजिस्टिविटी दैट मैग्नीन, फिर से वर्ड आ गया, मैग्नीन एंड कांस्टेंटन एलॉयज आर यूज्ड टू मेक रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, to reduce the current, word बहुत important है, to reduce the current को reduce करना है in an electrical circuit या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये बात समझिए, है नहीं? आपने एलॉय का यूज करना स्टार्ट कर दिया, प्योर मेटल का यूज ना करके एलॉय का यूज कर दिया, तो एलॉय का यूज करने से फायदा क्या हुआ? इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा था, मच मोर हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। तो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप भी सोचिए भैया रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट बहुत ज़्यादा तो करंट बहेगा ही नहीं, नेग्लिजिबली स्मॉल करंट बहेगा। तो रिड्यूस कर दिया हमने, करंट को रिड्यूस करेंगे, है ना? जहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, अप्लायंसेस में हम लोग चाहते हैं कम से कम करंट बहे, तो वहाँ पर कांस्टेंटन और मैग्नीन का यूज कर दीजिए, कांस्टेंटन और मैग्नीन एलॉय का यूज करिए। इसको यूज करने से क्या होगा? इनका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो होगा इससे का करंट बहुत कम बहेगा। तो रिड्यूस करने करंट को बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नहीं है? आगे बात करते हैं नाइक्रोम एलॉय का, बात करते हैं किसका? नाइक्रोम एलॉय का। इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है? नाइक्रोम का जो तार होता है, एलॉय होता है, उसका यूज किया जाता है हीटिंग अप्लायंसेस फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट। जितना भी हीटिंग टाइप का एलिमेंट होता है उसमें नाइक्रोम का वायर यूज किया जाता है। देखिए यही तो है
है नहीं है। ये तार आप देखे होंगे हीटर उटर में लगा रहता है नहीं है। ये नाइक्रोम का वायर बना रहता है नहीं है। तो इसका यूज कहाँ कर रहे हैं हम लोग, नाइक्रोम के तार का हीटिंग एलिमेंट में, लाइक देखिए इलेक्ट्रिक आयरन में यूज रहता है, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। रूम का हीटर रहता होगा, आप देखे होंगे इस वायर को, रूम का हीटर है, वाटर का हीटर है, वाटर हीटर है, टोस्टर देखे होंगे है नहीं। इस सब में इसी नाइक्रोम के तार का यूज किया जा रहा है नहीं। नाइक्रोम के तार क्या है, एलॉय है, इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है नहीं। तो हीटिंग में काम आएगा। कभी हीटिंग से हम लोग पढ़ेंगे, फार्मूला आपको और लिंक करके बताया जाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा। बिकॉज इट हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी, इट हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी एंड इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। ऑक्सीडेशन मतलब बर्न है, इवन एट रेड हॉट, देखिए होंगे एकदम रेड हॉट हो जाता है, एकदम लाल। कभी हीटर उटर देखे होंगे घर में चल रहा होगा, एकदम रेड हॉट, एकदम लाल हो चुका है ना, तब कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसका जल्दी से बर्न नहीं होगा, तुरंत पिघलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बढ़ने पे एकदम रेड हॉट हो चुका है, एकदम लाल कलर का है ना ये, तब कोई बर्न होकर जल्दी से पिघलेगा नहीं, गलेगा नहीं, इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता, उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। यही नाते नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है कि नहीं। इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िए, है नहीं। अब आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। रेजिस्टेंस पे देख के आपको बताए थे, है नहीं। अगर आप कंडक्टर लिए हैं या मेटल लिए हैं, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। कब, मेटल होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, है ना। वही चीज लिखा गया, द रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे ना तो बहुत सारे मेटल का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा भैया, है नहीं है। बट इट रिड्यूसेस फॉर सेमीकंडक्टर, अगर वही सेमीकंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर के तौर पे बस दो ही नाम याद रखिए अगर जरूरत पड़ रहा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इस सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी उल्टा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, बट इट रिड्यूसेस फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, कहा है सिलिकॉन है जर्मेनियम है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दिए, देखिए इधर लिख के दिखा रहे हैं, टेम्परेचर आप बढ़ा दिए, कहाँ रहना चाहिए, सिलिकॉन जर्मेनियम रहना चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस वो घट जाएगा और रेजिस्टिविटी वो घट जाएगा। लेकिन इधर लिए सिलिकॉन है और जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर का बात होता है नहीं है। एक तरह से टेम्परेचर का डिपेंडेंसी रहता है। बहुत ही आपने इसको पढ़ा, नाइक्रोम का वायर के बारे में, मैग्नीशियम के वायर के बारे में, कंस्टेंटन कहाँ यूज करेंगे, और आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का वायर यूज किया जाता है ना, टंगस्टन के वायर यूज किया जाता है, वहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है नहीं है। तो इस तरह से ये सब हमारे पास है, इसको एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए, कर लीजिए। ये वाला लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। इतना करिए, तब तक थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।